नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। तो हम लोग कहां पर थे पिछली क्लास में? शायद से हम लोगों ने तराई का एरिया पढ़ दिया है ना। तराई के एरिया के बाद में हम लोग किस पर आ चुके थे? भाबर पर। क्योंकि भौगोलिक विभाजन 8 किए थे हमने। 8 भौगोलिक विभाजन को हम लोग देखकर चल रहे थे, उनमें से हम लोग आज किस पर आ चुके हैं जी? तराई पर आ चुके हैं। तो हम लोग जो पीछे क्लास में पढ़कर चले हैं, देखिए उसे जरा। टॉपिक क्या चला हुआ हमारा? उत्तराखंड का भौतिक या भौगोलिक विभाजन। भौतिक या भौगोलिक विभाजन टॉपिक ये चला हुआ। उत्तराखंड का भौतिक या भौगोलिक विभाजन हम लोग इस टॉपिक को लेकर चले। भौतिक या भौगोलिक विभाजन में जब हम लोग पढ़ेंगे, कितने पार्ट किए थे इसके? 8 पार्ट किए थे। एच.सी. खरकवाल ने कितने पार्ट बताए थे? 5 पार्ट। 5 पार्ट को पीछे जान चुके थे हम लोग कि 5 पार्ट कौन से थे। एच.सी. खरकवाल के द्वारा थे। बाकी बीएस नेगी जैसे और अन्य विद्वानों के जैसे हम लोग कितने पार्ट देख रहे थे? इसके 8 देख रहे थे। 8 पार्टों में हम लोगों ने क्या किया? अभी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हम लोगों ने पढ़ा है कि कहां मिलता है। गंगा का मैदान हरिद्वार के दक्षिण में, और नदियों के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा बना है मैदान। ओबड़ खाबड़ मैदान नहीं है, बारीक महीन कणों से बना है। ये कृषि के लिए अच्छा है। आज हम लोग देखते हैं इसके 2 पार्ट यहाँ पर, एक बांगर और एक खादर है। एक पुरानी जलोढ़ पढ़ा है, एक नई जलोढ़ पढ़ा है हमने। पुरानी जलोढ़ को क्या पढ़ा था? बांगर। नई जलोढ़ को खादर। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था तराई। तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को हमने पढ़ा था कैसा है? उधम सिंह नगर में सर्वाधिक मिल रहा है। हरिद्वार के उत्तर में मिला था, पौड़ी के नैनीताल के दक्षिण में मिला था जो तराई की बेल्ट है, और साथ में उधम सिंह नगर में सर्वाधिक विस्तार में था। पंजाबी बंगाली लोग यहीं पर आकर बसे थे हरियाणवी तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं यहीं पर हमने जाने थे, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं। पिछली बातों को याद करते रहा करो आप लोग। तो आज तीसरा नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? 8 भाग हमने यहां पर जानने हैं। 8 भागों में से तीसरा नंबर किसका? आज भाबर का है। तो पहले हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं, भाबर क्षेत्र। उसके बाद में चौथा नंबर देखेंगे हम लोग बाद में। पहले भाबर को पढ़ लेते हैं। तो भाबर क्षेत्र को जानते हैं हम लोग यहां पर जरा। ये भाबर क्षेत्र से क्या प्रश्न पेपर में उठते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हें लेकर चलेंगे। आप लोग को हम लोग चीजें समझा रहे हैं। समझाने के बाद एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग पेपर को ये क्वेश्चन भी देखोगे इस चैप्टर के कि किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, या फिर डायरेक्ट प्रश्न देंगे लाइन टू लाइन, आप लोग उसका जवाब दोगे हमें। तो दोनों ही कोई सा भी तरीका ले सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रश्न जरूर बनाने हैं। प्रश्न भी बनाकर देंगे आपको हम, ठीक है। देखिए भाबर क्षेत्र कहां मिलता है, तो हम लोग जानेंगे इसे तराई क्षेत्र के उत्तर में। तराई क्षेत्र के उत्तर में, तराई क्षेत्र के उत्तर में वह शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, के दक्षिण में, दक्षिण में इस क्षेत्र का विस्तार है। तुम लोग इसे कहां पढ़ेंगे? तराई के उत्तर में, और कहां? शिवालिक के दक्षिण में इस क्षेत्र का विस्तार है। इसे जानकर चलेंगे। इस क्षेत्र का विस्तार है, इसे देखकर चलना है। नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका निर्माण। इसका जो निर्माण हम लोग पढ़कर चलेंगे, वो निर्माण कब हुआ और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण जानेंगे। एक युग का नाम है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण। और कैसे इसका निर्माण हुआ? निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण जो हुआ है हम लोग देखेंगे नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए मोटे कंकड़ पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर, मोटे कंकड़ पत्थर, नदियों के द्वारा लाकर बहाए गए मोटे कंकड़ पत्थर या पत्थरों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अर्थात क्या
क्या बोल सकते हो आप लोग इसे? इसे कह सकते हो कि इसका जो निर्माण हुआ है बालू के मोटे कणों से हुआ है, अर्थात बालू के महीन कण नहीं इस बार, अर्थात में क्या बोल सकते हो? अर्थात में हम लोग कह सकते हैं अर्थात बालू, बालू मतलब रेत, बालू के मोटे कणों, मोटे कणों, मोटे कणों में क्या आ सकता है? कंकड़ आ सकते हैं, पत्थर, बजरे, मोटे कणों से हुआ है, मोटे कणों से निर्माण हुआ है, मोटे कणों से निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण हमने जाना कैसे हुआ, प्लेस्टोसीन युग में हुआ है, मोटे कंकड़ पत्थर आए हैं उनसे हुआ है। और कहां मिला ये? शिवालिक के नीचे मिला। और कहां मिला है? भाबर तराई के उत्तर में मिला है भाबर। तो इस क्षेत्र को हम लोग जानकर चले, ठीक है। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं शिवालिक को, विस्तार को अलग से पढ़ेंगे, ऊंचाई को अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो हम लोगों ने नोट किया ये क्या है। देखे इसे जरा मान लो हम लोगों ने कहा ये पर्वत है आपका, ये पर्वत है आपका, ये पर्वत है आपके जी, ठीक है। ये पर्वत बने, यहां से नदियां आ रही है हमारी, नदियां इस प्रकार से निकल कर आ रही तोड़ते हुए पर्वत को, ऊंचाई से आ रही है, ऊपर भी हमारे हिमालय पर्वत बना हुआ जी, ऊपर भी। तो नदियां इस प्रकार से तोड़ते हुए आ रही है नीचे को, नदियां इस प्रकार से निकलते हुए आ रही है नीचे, नदियां जो आ रही है इस प्रकार से तोड़ते हुए आ रही है। और नदियां क्या ला रही है अपने साथ में? जो ये नदियां आ रही है, ये जो नदियां आ रही है अपने साथ में बहाकर मोटे कंकड़ पत्थर लाएगी। ये जो नदियां है ये नदियां अपने साथ में क्या करते हुए ला रही है? मोटे कंकड़ पत्थर बिखेरते ला रही है, हम लोग देखकर चलेंगे। तो इस प्रकार से नदियां अपने आसपास में मोटे कंकड़ पत्थर को नीचे लेकर आ रही है। नदियों का ऊपर से ढलान ज्यादा है तो वेग तेज है, मतलब ऊपर से ढलान वाली नदियां है, ऊपर से नीचे ढलान ज्यादा है तो नदियों का बहाव बहुत तेज है। तो बहाव तेज होने के कारण स्पीड तेज है, स्पीड मतलब तेज है, तो इससे क्या होगा? मोटे कंकड़ पत्थर ये साथ में लेकर चल देगी। अगर स्पीड तेज है, बहाव ढलान ज्यादा है, मोटे कंकड़ पत्थर नीचे बिखेर रही है लाकर, बहाव तेज होने के कारण बड़े मोटे कंकड़ पत्थर नीचे बिखेर रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखें आगे, आगे ढलान कम मिले, आगे ढलान कम मिले, हमने कहा आगे ढलान कम मिलेगा तो मोटे कंकड़ पत्थर ना होकर के हम लोग देखेंगे ये केवल नदियां महीन कणों के ऊपर दिखाई देगी और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे, बारीक कण दिखाई देंगे। आगे आगे बारीक कण दिखाई देंगे क्योंकि हम लोग देखते हैं मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं ले जा पा रही क्योंकि ढलान कम आ गया। आगे ढलान कम होने से हमने कहा, आगे ढलान कम होने से इस प्रकार से, आगे ढलान कम होने से ऐसे, तो ये क्या कर रही है नदियां? अब ढलान कम है तो मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं ले जा पा रही, मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं ले जा पा रही है ढलान कम होने के कारण। यहां पर ढलान कम होने के कारण मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं ले जा पा रही है। एक मिनट देना, ऑफिस में बोलना बैठने के लिए ना, 2 मिनट के लिए चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट के लिए ऑफिस में बोलना बैठने के लिए, है ना। हमने कहा ढलान कम होने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर जरा, ढलान कम होने के कारण, ढलान कम होने के कारण हम लोग देख रहे हैं यहां पर जरा क्या देखकर चल रहे, ढलान कम होने के कारण कि मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं जा पा रहे, स्पीड कम पड़ गई, स्पीड कम पड़ गई, मोटे कंकड़ पत्थर आगे नहीं जा पा रहे, स्पीड कम हो गई, जिसके कारण से हम लोग कहेंगे भारी पत्थर आगे नहीं गए, केवल महीन कण गए, छोटे छोटे कण गए आगे, और छोटे छोटे कण गए तो नीचे का एरिया क्या कहलाया? बारीक कणों वाला तराई कहलाया, नीचे का एरिया तराई कहलाया। और ऊपर जो मोटे कंकड़ पत्थर वाला एरिया था ये मोटे कंकड़ पत्थर वाला जहां पर बहुत स्पीड से नदियों की, वहां पर हमने क्या कहा कि वो क्षेत्र क्या कहलाया जी? भाबर कहलाया। तो मोटे कंकड़ पत्थर वाला एरिया क्या कहलाया? भाबर। और बारीक कण जहां पर पहुंच रहे उसे क्या बोला हम लोगों ने? तराई क्या कर चले, उसे हम लोग, उसे हम क्या बोलकर चले? तराई क्या कर चले, उस एरिया को हम लोग। उसी के साथ में जानो जरा, ये जो हिमालय यहां पर ये वाला, इसे क्या बोलोगे? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है यहां पर, ये शिवालिक हिमालय है। और साथ में नीचे क्या पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी? तराई पढ़ेंगे। ऊपर शिवालिक है, नीचे क्या पढ़ेंगे? तराई पढ़ेंगे। और बीच में क्या है यहां पर जी? भाबर है। बीच में क्या मिला हमें? भाबर मिला है, जो बीच में हम लोग पढ़कर चलेंगे। शिवालिक से जो हम लोग देखते हैं मोटे कंकड़ पत्थर है, यहां पर खेती तो कर नहीं पाने के लोग यहां खेती नहीं कर पाने के, तो क्या होगा यहां पर जी?
पेड़ पौधे उगेंगे यहाँ। मोटे कंकड़ पत्थर में खेती नहीं हो पाती है, केवल पेड़ पौधे उगते हैं मोटे कंकड़ पत्थर में, कृषि नहीं हो पाती। और पेड़ पौधे उगेंगे तो वहां पर जंगली जानवर भी ज्यादा रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर मिलेंगे, अनेक पेड़ पौधे मिलेंगे भाबर क्षेत्र में हमें, क्योंकि मोटे कंकड़ पत्थर खेती नहीं हो सकती यहाँ पर जी। तो हम लोग देखकर चलेंगे, यहाँ पर जंगली जानवर अधिक है तो जीवों की विविधता अधिक है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर जी। तो यहां से प्रश्न बनेगा, इस भाबर के एरिया में जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वहां कृषि नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती है, वहां केवल जंगली झाड़ियां उगेगी वहां पर और पेड़ पौधे होंगे। और इन जंगली झाड़ियों के बीच में और पेड़ पौधों में कौन निवास करेंगे? केवल जीव जंतु होंगे। तो इसे क्या कहेंगे? अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर। तो पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के और जीव जंतु, इन्हें कहेंगे जीवों की विविधता, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के जीव। तो हम लोग एक काम कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं कि सर्वाधिक जीव कहां मिलते हैं? भाबर में। सर्वाधिक वन्य जीव कहां मिलेंगे? भाबर में। और देखो भाबर में क्या पढ़ेंगे? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पढ़ेंगे? भाबर में। कारण बता दिया आपको हमने जी, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पढ़ेंगे? भाबर में। अब एक बात है, ऐसा नहीं भाबर में कि बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकते, अगर कुछ प्रयास किया जाए, प्रयास करके हम लोग थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं यहां पर, ऐसा नहीं यहां पर जी। देखिए जरा, अगर हम लोग ये कहें कि ये भाबर का एरिया है सारा, ये भाबर का एरिया है सारा, प्रयास किया जाए तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? भाबर के एरिया को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि कंकड़ पत्थर तोड़े जा सकते हैं और भाबर के एरिया को सही कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग इस काम को कर सकते हैं। तो इसे ठीक कर लो बीच के एरिया को, तो यहां पर क्या कर सकते हो? कृषि। आसपास चारों ओर क्या मिल रहा हमें? भाबर। और ये यहां पर क्या कर सकते हो अब आप लोग जी? कृषि कर सकते हो। तो मतलब कुछ हद तक कृषि कर सकते हो, सारे भाबर क्षेत्र को नहीं तोड़ पाओगे, कुछ हद तक कृषि कर सकते हो, सारे क्षेत्र को नहीं तोड़ पाओगे आप लोग। तो हमने कहा भाबर क्षेत्र में, हमने कहा कुछ प्रयासों से क्या बोल सकते हैं? कुछ प्रयासों से हम लोग जानकर चलेंगे, कुछ प्रयासों से भाबर क्षेत्र को, कुछ प्रयासों से हम लोग जानकर चलेंगे, कुछ प्रयासों से भाबर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। हमें ध्यान देकर चलना, कुछ प्रयासों से कृषि योग्य बना सकते हैं, अन्यथा भाबर क्षेत्र हमारा कृषि योग्य नहीं है यहां पर जी। आइए जरा जी, पीछे की जो बात हमने पढ़ी, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिले हैं और यहां पर हमने कहा पेड़ पौधे हो सकते हैं केवल जी। क्या मिल सकते हैं जी? पेड़ पौधे। जैसे हमने कहा यहां पर पेड़ पौधे हो सकते हैं केवल जी, पेड़ पौधे मिल सकते हैं जी हमें यहां पर जी, अधिक पेड़ पौधे मिल सकते हैं यहां पर। हमें ध्यान देकर चलना जरा, वन्य जीव बहुत मिलेंगे यहां पर जी, वन्य जीव बहुत मिलेंगे, क्योंकि यहां पर कृषि नहीं हो पाती है, कृषि नहीं हो पाती तो वन्य जीव मिलेंगे यहां पर देखने को, जो हम लोग पढ़कर चलेंगे। तो वन्य जीव को भी हम लोग देखेंगे, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव मिलेंगे। इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे? जैव विविधता सर्वाधिक और वन्य जीव भी सर्वाधिक। कहां? भाबर में। मोटे कंकड़ पत्थर होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त? आइए विशेषता जानो, आइए विशेषता पढ़ो जरा। हमने कहा सर्वाधिक वन्य जीव यहीं पर मिल रहे हैं, सर्वाधिक वन्य जीव हम लोग देखें तो मिल रहे हैं, सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिल रही है, सर्वाधिक जैव विविधता यहां पर पाई जा रही है, जैव विविधता। तो जैव विविधता भी अच्छी खासी मिल रही है यहां पर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ में जंगली झाड़ियां व वनस्पति, जंगली झाड़ियां व वनस्पति अधिक मात्रा में, जंगली झाड़ियां वनस्पति अधिक मात्रा में। कृषि के लिए कैसा है बताइए? भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, कृषि के लिए कैसी भूमि है? उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। हम लोग भाबर क्षेत्र को जानकर चलेंगे, कृषि के लिए कैसी है? उपयुक्त। जलवायु कैसी है यहाँ की? जलवायु, अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी गर्मी ज्यादा है, कभी सर्दी ज्यादा है, तो वर्षा भी होती है वो भी ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर उपोष्ण जलवायु है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, जलवायु का नाम भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो जलवायु को कैसे जाना हम लोगों ने, उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। और आकार कैसा है इसका, मिट्टी कैसी यहां की मिट्टी, आइए जरा मिट्टी को जाने। मिट्टी कैसी यहां की मिट्टी या भूमि कैसी यहां की, हम लोग कहेंगे उबड़ खाबड़ भूमि है। उबड़ खाबड़ भूमि कैसी होती है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, कहीं ऊंचे कहीं नीचे टीले बने हैं। उबड़ खाबड़ भूमि यहां पर देखने को मिलती है, जो भूमि जाने। तो हम लोगों ने भूमि को पढ़ा है यहां पर, और विशेषता को जानकर चले कहां पर मिलता है भाबर क्षेत्र। तो हम लोग देखते हैं निर्माण कैसे हुआ है इसका भी। अगर भाबर क्षेत्र को देखे तो पीछे निर्माण पढ़ा आप लोगों ने, हमने कहा निर्माण जाना प्लेस्टोसीन युग में हुआ, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मोटे कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। इसे भी देखकर चले हम लोग। तो हम लोगों ने ये किसके विषय में जानकारी ली है, भाबर के विषय में। तो भाबर के विषय में मोटी मोटी जानकारी यह है, ऊपर शिवालिक, नीचे तराई, बीच में भाबर। चेक करो, ऊपर शिवालिक और बीच में क्या है भाबर, और नीचे क्या है तराई। तो तराई और शिवालिक के बीच में क्या मिल रहा, भाबर। मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से बना है, और मोटे मोटे कंकड़ पत्थर में खेती या कृषि नहीं हो सकती है, तो कृषि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसी के साथ में देखें हम लोग यहां पर कि कुछ हद तक कृषि कर सकते हैं, यदि हम लोग अच्छी वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो कुछ हद तक कृषि कर सकते हैं। हमने करके भी दिखाई कि यहां पर उन्हें तोड़ दिया जाए, मिट्टी को अच्छा कर दिया जाए वहां पर, तो कृषि कुछ प्रयासों से कर सकते हैं हम लोग। भाबर के इस एरिया में हम लोग देखकर चले। तो ये हम लोगों ने भाबर का एरिया जाना है। इस भाबर के एरिया के साथ हम लोग देखें जरा, हमने कहां से स्टार्ट किया, भाबर पढ़ा। 4 नंबर पर किसे जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे शिवालिक को। अब पढ़ेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय, शिवालिक को जानेंगे। और कुल पाठ कितने हैं, 8 पाठ है। तो शिवालिक को जानते हैं जरा अब हम, आइए। शिवालिक, इसी को हम लोग कहेंगे यहां पर जरा, या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय हम लोग पढ़ेंगे अब। शिवालिक या बाह्य हिमालय को पढ़ेंगे। और जो शिवालिक या बाह्य हिमालय है, क्या विशेषता रखता है ये भी तो देखो जरा इसके विषय में। हमने जानना है ये भाबर क्षेत्र के उत्तर में, भाबर क्षेत्र के उत्तर में वह लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र के उत्तर में लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय का विस्तार है। तो शिवालिक हिमालय हम कहां से कहां तक देखेंगे, तो भाबर के उत्तर में देखेंगे। और देखो जरा कहां से देखेंगे, हम लोग देखेंगे लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में देखेंगे। शिवालिक का विस्तार है। और निर्माण अगर देखकर चले, इसका निर्माण, शिवालिक का जब निर्माण पढ़ेंगे हम लोग, तो निर्माण पढ़ेंगे किस प्रकार से इसके निर्माण को हम लोग। तो आज से लगभग 1.75 करोड़ वर्ष पहले हम लोग देखेंगे, 1.75 लाख करोड़ वर्ष पहले से, और उसी के बीच में लेकर चले 3 करोड़ वर्ष के बीच में लगभग इसका निर्माण हुआ है। तो मध्य मायोसीन से लेकर के हम लोग देखकर चलते हैं प्लेस्टोसीन युग तक इसका निर्माण पाया गया। तो निर्माण काल अगर देखेंगे हम लोग, चलिए पहले निर्माण को देख लेते हैं हम लोग, काल को बाद में जाने। निर्माण जो लघु या मध्य हिमालय से ऊपर से नदियां आ रही है, तो उन नदियों के अवसादों से हुआ है जो शिवालिक का निर्माण होकर चला है। तो शिवालिक का निर्माण भी हम लोग देखकर चलेंगे जरा। शिवालिक का निर्माण, लघु या निर्माण काल को पढ़ लीजिए आप लोग, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। निर्माण 1.75 लाख करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष के बीच में, 3 करोड़ वर्ष के बीच में, 1.75 लाख करोड़ से 3 करोड़ वर्ष के बीच में शिवालिक, शिवालिक
का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। इसी के साथ में एक युग हम लोग देखें, हम लोग कहेंगे मध्य मायोसीन युग, जो 3 करोड़ वर्ष के पहले के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। मध्य मायोसीन युग, मध्य मायोसीन युग से प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग, मध्य मायोसीन से प्लीस्टोसीन युग के मध्य शिवालिक, शिवालिक का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। का निर्माण हुआ। हमने जाना मध्य मायोसीन युग से प्लीस्टोसीन युग के मध्य शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। एक तो ये जानकर चलें, कहां ये? भाबर क्षेत्र के उत्तर में, लघु मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय पाया जाता है। जो शिवालिक हिमालय हम लोग देखेंगे भाबर क्षेत्र के उत्तर में मिला है शिवालिक हिमालय, और किसके दक्षिण में मिला है? लघु या मध्य के दक्षिण में। तो देखिए जरा, इसे भी जान लो जरा। इसकी ऊंचाई वगैरह हम लोग अलग से जान लेंगे, इसका शीतकाल का तापमान कितना है, ग्रीष्मकाल का तापमान कितना है, उसे हम लोग जान लेंगे यहां पर जरा। उसे भी देखकर चलेंगे, यहां पर खनिज मिलता है नहीं मिलता है, उसे भी देखकर चलेंगे, वनस्पति मिलती है नहीं मिलती है। तो शिवालिक का विस्तार कितने जिलों में होगा ये भी हम लोग जानकर चलेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले मोटी मोटी बातें सीखो, उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे। देखो, ये माना हम लोगों ने शिवालिक हिमालय, इसके ऊपर देखकर चले हम लोग क्या है जी यहां पर जी? लघु या मध्य हिमालय। और शिवालिक के नीचे देखकर चलेंगे हम लोग क्या यहां पर जी? भाबर क्षेत्र। अगर हम लोग देखकर चलेंगे ये एरिया यहां पर, ये किसका है और ये एरिया किसका है, हम लोग जानकर चले, इसे जानेंगे हम लोग। देखो जरा, हमने कहा भाबर क्षेत्र के उत्तर में, तो ये एरिया जो हमारा पड़ेगा ये वाला, ये है हमारा यहां पर एरिया भाबर क्षेत्र, इसे बोलेंगे भाबर। तो ये भाबर क्षेत्र है हमारा, भाबर क्षेत्र है। ये हमारा क्या मिलेगा यहां पर? तो हम लोग कहेंगे लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में। ये एरिया हमारा क्या है? लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ये एरिया। साथ में ये एरिया कौन सा हमारा? जिनके बीच में हम लोग पढ़ेंगे बीच वाले पार्ट को, तो इस एरिया का नाम है शिवालिक। शिवालिक हिमालय हम लोग जानकर चलेंगे, इस एरिया का नाम है, ठीक है, शिवालिक हिमालय। हमने यही लाइन पढ़ी है कि भाबर क्षेत्र के उत्तर में, लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। निर्माण 1.75 लाख करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष के मध्य या बीच में इसका निर्माण हुआ है। तो शिवालिक हिमालय इन दो के बीच में है। और शिवालिक या बाह्य हिमालय को जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके अन्य नाम भी हम लोग देखकर चलते हैं। इसे हिमालय का पाद, या हम लोग पढ़ेंगे जो हिमालय का पाद के साथ हम लोग जानेंगे यहां पर जरा, इसे बाह्य हिमालय या सबसे बाद में बना है हिमालय, तो नवीन हिमालय के नाम से भी जानकर चलते हैं। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय को हम लोग जानेंगे यहां पर, जो सबसे बाद में बना होने के कारण इसे हम लोग कहेंगे नवीन हिमालय। तो नवीन हिमालय, और साथ में हम लोग देखकर चलेंगे बाह्य हिमालय या सबसे दक्षिणी हिमालय कहेंगे। तो इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे और नामों से भी जान सकते हैं, इसे नवीन हिमालय, सबसे बाद में बना होने के कारण इसे नवीन हिमालय। साथ में इसे हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण हिमालय, दक्षिणी हिमालय, सबसे दक्षिणी हिमालय है ये। हिमालय के पैरों में बसा है, तो हिमालय का पाद भी कह सकते हैं इसे हम लोग। नवीन हिमालय, दक्षिणी हिमालय हम लोग कहकर चलेंगे इसे, या हिमालय। हिमालय के पैरों में बसा होने के कारण हिमालय पाद के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। तो हमें इसके विस्तार को देखा, इसके नामों को जानते हैं हम लोग, यहां पर किस किस नाम से पुकार कर चलेंगे। साथ में
हम लोग देखते हैं जब शिवालिक में शिवालिक का अर्थ देखोगे तो अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ है शिव की भौएं। शिव की भौएं इसका अर्थ है शिवालिक का। शिव की भौएं इसका अर्थ है। प्राचीन नाम अगर पूछे आप लोगों से तो प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है इसका मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत शिवालिक का प्राचीन नाम। ये सारी बातें हमने शिवालिक के विषय में जानी अभी कि शिवालिक या बाह्य हिमालय प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। इसे नवीन हिमालय या दक्षिणी हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण में कैसे हमने कहा, ये शिवालिक हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये महान हिमालय। तो हमने कहा महान ऊपर है, यहां पर क्या है जी लघु है, और ये क्या है जी शिवालिक है, ये शिवालिक है। तो सबसे दक्षिण में या हिमालय के बिल्कुल नीचे पैरों में तो हिमालय का पाद सबसे दक्षिण में, दक्षिण हिमालय सबसे बाहर बना है इधर, ऊपर क्या है जी ट्रांस है, ऊपर क्या है ट्रांस है। तो इधर सबसे बाह्य हिमालय, सबसे दक्षिण हिमालय, हिमालय का पाद के नाम से भी इसको जानकर चलते हैं। कौन है ये, शिवालिक हिमालय। तुम लोग शिवालिक हिमालय को पढ़कर चल रहे हैं। यहाँ पर हिमालय के पैरों में बसा होने के कारण यहाँ पर क्या बोलेंगे, हिमालय पाद सबसे दक्षिण में होने के कारण दक्षिण हिमालय सबसे बाद में बना है, इस कारण से नवीन हिमालय के नाम से इसे जानेंगे। किन के बीच में है ये हमने जानना है, यहां पर देखकर चलेंगे। भाबर क्षेत्र है, ये भाबर क्षेत्र, और इधर ये लघु या मध्य हिमालय, इधर ये लघु या मध्य हिमालय है, और उनके बीच में क्या बनाया, शिवालिक बनाया। ये शिवालिक का एरिया है। लघु हिमालय से मध्य हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्हें तोड़ा गया, बीच बीच में से तोड़कर निकल रही है वे नदियां यहां से आगे जो निकली हुई है। तो वहीं पर हम लोग कुछ पहाड़ी को कट्टा फटा पाएंगे अपने यहाँ पर, लगातार पर्वत श्रेणी नहीं है यहाँ पर जी। चलिए शिवालिक में ही कुछ और विशेषता को जानो आप लोग जरा। चलिए, हमने कहा जो शिवालिक हिमालय है यहां पर, शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो कितनी है, चौड़ाई बताओ, ऊंचाई बताइए। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। शिवालिक हिमालय की जलवायु बताइए कैसी है, शिवालिक हिमालय में रहने वालों की जलवायु बताइए कैसी है। तो ऊंचाई देखेंगे हम लोग, इसकी चौड़ाई देखेंगे हम लोग यहां पर, और ऊंचाई जानेंगे। तो हम लोग देखकर चलेंगे जो शिवालिक है और इसकी जलवायु। चौड़ाई जानेंगे, इसकी औसत चौड़ाई देखेंगे हम लोग। औसत चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक है औसत चौड़ाई शिवालिक हिमालय की जी। पश्चिम में अधिक चौड़ाई है इसकी, पश्चिम में अधिक चौड़ाई है पश्चिम में। ऊंचाई परीक्षावाणी जैसी बुकें हैं, बीएसएनए की जैसी अलग बुकें हैं, तो परीक्षावाणी जैसी बुकें 750 से 1300 बता रही है, लेकिन अधिकांश हम लोग देखकर चले जो ऑथेंटिक बुकें हैं आपकी, वे 700 से 1200 बता रही है। तो हम लोग लेकर चले 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई लेकर चलेंगे यहां पर। इसकी जो जलवायु है, जलवायु को पढ़ेंगे उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण प्रकार की जलवायु है इसकी। उपोष्ण प्रकार की जलवायु, कभी गर्मी अधिक है तो कभी गर्मी यहां पर अधिक, तो हम लोग देखें कभी सर्दी अधिक, कभी गर्मी अधिक तो कभी सर्दी अधिक है। हम लोग जानेंगे यहां पर जलवायु को, उपोष्ण प्रकार की जलवायु। कभी गर्मी अधिक है तो कभी सर्दी अधिक है, और जलवायु कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, उपोष्ण प्रकार की यहां पर जलवायु हमें देखने को मिल रही है। ठीक है यहां तक जी। आइए, जब शीत ऋतु को पढ़ोगे तो कैसी है शीत ऋतु में तापमान। शीत ऋतु का तापमान देखो, शीत ऋतु में तापमान कहां तक पहुंच जाता है इसका, वो जानो जरा। फिर जानो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का तापमान हम लोग देखें कहां तक पहुंच जाता है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान, फिर उसे जाने ग्रीष्म ऋतु के तापमान। उसी के साथ में फिर जानो वर्षा ऋतु के देखो यहां पर कितनी होती है। हमने इसके क्या जाना है, ऊंचाई को पढ़ो, चौड़ाई को पढ़ो, जलवायु को पढ़ो, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु को जानो। एक सीक्वेंस में सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। पहला पार्ट जो हम लोगों ने लिया था यहां पर देखिए जरा पीछे से, ये पार्ट, इस पार्ट में विशेषताओं को लेकर चले थे हम इसकी थोड़ा, और नेक्स्ट आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां पर जरा इस पार्ट में इसके सीक्वेंस को पकड़ कर चल रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से आप लोग इसे लेकर चले, चौड़ाई, ऊंचाई, जलवायु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु।
शीत ऋतु का तापमान जब हम लोग इसका पढ़ते हैं शिवालिक क्षेत्र में, तो इसका टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है 7.40 डिग्री सेल्सियस से 8.20 डिग्री सेल्सियस तक। जब ग्रीष्म ऋतु को पढ़ते हो आप लोग, तो इसका टेम्परेचर लगभग 29.4 डिग्री सेल्सियस है। और कहां तक मिल जाता है इसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक लगभग हमें देखने को मिल जाता है। इसका तापमान लगभग इतना मिल जाता है। शिवालिक हिमालय में जो वर्षा पड़ते हैं हम लोग, वर्षा ऋतु, तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर वर्षा तक यहां पर देखने को मिल जाती है शीत ऋतु में। हमने विशेषताओं को जाना है, यहां पर जलवायु को जाना है, इसकी ऊंचाई को जाना है, चौड़ाई को जाना है इसकी यहां पर, और साथ में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को जाना है। और हिमालय कौन सा हमारा, उस हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की जलवायु पढ़ी हम लोगों ने। अब इस शिवालिक हिमालय का निर्माण भी जान लिया। अब निर्माण के साथ में हम लोगों को आगे चलना है। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक हिमालय हमारे उत्तराखंड में कितने जिलों में फैला पड़ा है? विस्तार। चलिए देखो जरा, विस्तार। शिवालिक हिमालय हमारे उत्तराखंड में कितने जिलों में फैला पड़ा है? तो विस्तार देखेंगे शिवालिक हिमालय का। हम शिवालिक हिमालय का विस्तार देखेंगे 7 जिलों में। उत्तराखंड के 7 जिलों में इसका विस्तार है, हम लोग जानेंगे 7 जिले। अब 7 जिले कौन कौन से होंगे आप लोग को देखने हैं। अभी जरा 7 जिले कौन कौन से होंगे देखिए जरा। वे 7 जिले कौन से, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग जरा। 7 जिलों की ठीक है। आइए, इन 7 जिलों की बात चल रही थी कि वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर शिवालिक हिमालय फैला पड़ा है, उनकी बात देखेंगे जरा हम लोग। ध्यान से देखना इन चीजों को। अब याद कैसे करोगे, रटना नहीं है, समझना है। समझने के साथ आप लोग पढ़ाई करना। जरा देखो यहां पर ये कलर ले लेते हैं जरा हम। ये हम लोग जानेंगे यहां पर, ये हरिद्वार है। हरिद्वार का ये ऊपर का एरिया, यहां से ये शिवालिक का एरिया है। देहरादून का ये नीचे का पार्ट देखिए जरा। देहरादून का ये नीचे का पार्ट, ये शिवालिक का एरिया है। ये नीचे का पार्ट हम लोग देखें यहां पर। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का ये मध्य का पार्ट शिवालिक का एरिया है। यहां पर पौड़ी गढ़वाल के मध्य का पार्ट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं ये अल्मोड़ा को देखते हैं। ये वाला पार्ट अल्मोड़ा का, ये दक्षिण का पार्ट शिवालिक का पार्ट है। यहां पर ध्यान देंगे, हमने कहा देहरादून का दक्षिणी पार्ट, हरिद्वार का उत्तरी पार्ट, पौड़ी गढ़वाल का मध्य, और नैनीताल का ये मध्य का पार्ट। नैनीताल का ये मध्य का पार्ट ये शिवालिक का पार्ट है। नैनीताल का ये मध्य का पार्ट शिवालिक का पार्ट हम लोग देखकर चले। इसी के साथ में चंपावत में क्या पढ़ेंगे हम लोग? चंपावत का दक्षिणी पार्ट। चंपावत का दक्षिणी पार्ट हम लोग देखकर चलेंगे। क्या मिला हमें? शिवालिक का पार्ट। तो दक्षिणी पार्ट चंपावत देखा, दक्षिणी पार्ट अल्मोड़ा देखा, दक्षिणी पार्ट क्या देखा हमने? आपका ये देहरादून, ठीक है। यहां तक ये देहरादून दक्षिणी पार्ट ये टिहरी गढ़वाल का ये वाला पार्ट, ये टिहरी गढ़वाल का ये वाला पार्ट, ये भी क्या है जी? शिवालिक का पार्ट है। टिहरी गढ़वाल का ये वाला पार्ट शिवालिक का पार्ट। इधर कौन सा? चंपावत का ये वाला पार्ट शिवालिक का पार्ट। इधर हमने जाना ये कौन सा पार्ट है? यहां पर अल्मोड़ा। काउंटिंग करो आप लोग, ये यहां पर 1 और ये 2, ये 3, यहां पर 4, ये 5, और यहां पर हम लोग देखें कौन है? ये 6। अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं।
उधम सिंह नगर हमारा लगेगा या नहीं लगेगा उसे देखो जरा, ठीक है। एक तो पौड़ी है, एक नैनीताल है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 और 6, और डिस्ट्रिक्ट कौन से हमारे कितने हैं? 7। अभी जानो दोबारा से कहां पर रुका है। तो दक्षिण में एक हो गया कौन, देखो जरा, नंबर 1 क्या हो गया? दक्षिण वाला पार्ट जाने के पहले दक्षिण वाला, दक्षिणी देहरादून हो गया। याद करने के लिए दक्षिण को अलग करो, दक्षिणी देहरादून। नंबर 2 वाला टिहरी, दक्षिणी टिहरी हो गया, दक्षिणी टिहरी आप लोग जानो, दक्षिणी टिहरी। नेक्स्ट दक्षिण वाला अल्मोड़ा, दक्षिणी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का दक्षिणी पार्ट अल्मोड़ा। 3। नंबर 4 जानो, 4 पर अल्मोड़ा के बाद चंपावत दक्षिणी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी चंपावत, ये पार्ट दक्षिणी चंपावत, ये दक्षिण वाले पार्ट। मध्य वाला जानो जरा, मध्य नंबर 5 पर मध्य, मध्य पौड़ी, मध्य पौड़ी। नेक्स्ट नंबर 6 पर जानो, नंबर 6 पर मध्य नैनीताल, पूरे हो रहे जी तो मध्य नैनीताल। एक कौन बचा हमारा? अच्छा यहां पर हमने देखो जरा, 7 नंबर क्या है? उत्तरी, उत्तर में कौन? हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार। तो इन 7 जिलों में विस्तार हम लोग देखेंगे किसका जी? आपके शिवालिक हिमालय का। दोबारा से काउंटिंग करो, हरिद्वार 1, देहरादून 2, ये छूट गया था, और 3 क्या है जी? यहां पर टिहरी 3 है जी, ये टिहरी वाला। ये क्या है जी? 4, और 4 के बाद ये अल्मोड़ा क्या है? 5, 5 के बाद नैनीताल क्या है? 6, और 6 के बाद ये क्या है? चंपावत 7, 7 हो रही है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कैसे पढ़ना है? दक्षिण वाले पार्ट अलग अलग रूप में देखो कहां से चल रहा है, फिर मध्य वाले 2 ही है, एक ही है और एक ही है मध्य वाला, फिर उत्तरी वाला भी एक ही है, केवल एक उत्तरी वाला। 4 मध्य वाले, 2 मध्य वाले, 4 दक्षिणी वाले और एक उत्तरी वाला पार्ट हमने देखा है। किसके पार्ट जी? शिवालिक के पार्ट है। तो शिवालिक का विस्तार हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी शिवालिक का विस्तार कहां कहां पर है, इस बात को देखकर चले। जलवायु को जाना है, ऊंचाई को जाना है हम लोगों ने, और शिवालिक के विषय में एक बात और जानो। हमने कहा कि शिवालिक को तोड़ते हुए बीच बीच में से नदियां निकल रही है, ऐसे ऊपर से जो नदी आ रही है शिवालिक को तोड़कर जा रही है नीचे। तो वे कौन कौन सी नदियां और कहां कहां पर तोड़ रही है, वे कौन कौन सी नदियां और कहां कहां पर तोड़ रही है, हमें उन्हें भी जानना है। तो नदियों के द्वारा क्या शिवालिक एक लगातार पर्वत श्रेणी है? बिल्कुल भी नहीं, बीच बीच में से टूटी हुई मतलब खंडित है। तो शिवालिक एक खंडित पर्वत श्रेणी है। एक तो प्रश्न ये भी निकाल कर रखना कि पर्वत श्रेणी कैसी है। तो विशेषता में चले आगे हम। शिवालिक, शिवालिक एक खंडित, खंडित मतलब टूटी हुई बीच में से, खंडित पर्वत श्रेणी है, खंडित पर्वत श्रेणी है। शिवालिक एक खंडित पर्वत श्रेणी है क्योंकि क्योंकि बीच बीच में, क्योंकि बीच बीच में इस पर्वत श्रेणी को, इस पर्वत श्रेणी को, इस पर्वत श्रेणी को नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा तोड़ा गया है, नदियों के द्वारा तोड़ा गया है। बीच बीच में इस पर्वत श्रेणी को नदियों के द्वारा तोड़ा गया है। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे इस नदियों के द्वारा तोड़ा गया है। तो हरिद्वार में गंगा नदी है, देहरादून में यमुना नदी, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा है। हरिद्वार में गंगा है, देहरादून में यमुना नदी, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा है। और भाखरा और कोसी नदी जब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, भाखरा, कोसी और नंदौर, वे कहां तोड़ेगी इसे? नैनीताल में। तो कौन कौन सी नदियों के द्वारा कहां पर इस हिमालय को तोड़ा गया? या प्रश्न यह भी बनता है कि शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी मुख्य नदियां प्रवाहित हो रही है, वहां से बना देगा प्रश्न, या तोड़ा किन के द्वारा ये बना दे प्रश्न। तो दोनों को ही उठाए, कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, कौन सी तोड़ रही है। जैसे में चलेंगे हम लोग जरा, जैसे में हम लोग देखें यहां पर जरा जैसे में हम लोग जानेंगे यहां पर हरिद्वार में, जैसे में हरिद्वार में गंगा, हरिद्वार में गंगा द्वारा,
हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून, देहरादून में यमुना द्वारा, यमुना द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा, नैनीताल में तो नैनीताल में कौन कौन सी नदियों ने इस हिमालय को तोड़ा है बीच में से, जो हम लोग शिवालिक को पढ़कर चले, देखिए जरा। भाकरा, एक नदी का नाम है भाकरा, भाकरा। एक है कोशी नदी, ऊपर से आ रहे कोशी, वह नंधौर, नंधौर नदी द्वारा, नंधौर नदी द्वारा तोड़ा गया है। हमने कहा शिवालिक एक खंडित पर्वत श्रेणी है, क्योंकि बीच बीच में इस पर्वत श्रेणी को नदियों द्वारा तोड़ा गया है। हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा, नैनीताल में भाखरा, कोसी, नंदौर के द्वारा तोड़ा गया है। वो श्रेणी कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जरा उस श्रेणी का नाम जान रहे हैं जी, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग रूपों में। तो जैसे देखो जरा, हमने इसे जाना यहाँ पर ये हिमालय है, शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय में यहां पर एक भाखरा, एक कोसी, एक नंदौर, 3 नदी बना सकते हैं। पौड़ी में एक नदी बना सकते हैं, पश्चिमी रामगंगा, ये पश्चिमी रामगंगा, पौड़ी पश्चिमी रामगंगा। देहरादून में एक नदी बना सकते हो, इसका नाम है यमुना, यमुना। हरिद्वार में जो तोड़ा गया है उसका नाम लिख सकते हैं गंगा। और यहां पर 3 नदियां लिख सकते हैं, एक का नाम भाखरा, एक का नाम कोसी, एक का नाम नंदौर, ये नाम लिख सकते हैं। तो इन नदियों के द्वारा तोड़ा गया है बीच बीच में से, इस कारण से हम लोग इसे क्या बोलकर चलेंगे, एक खंडित पर्वत श्रेणी है, जो हम लोग जानेंगे शिवालिक हिमालय खंडित पर्वत श्रेणी है। एक विशेषता है, कौन सी नदी कहां पर तोड़ रही है, इस बात को हम लोग जानकर चले। तो हम लोग शिवालिक हिमालय में नदियों को देखकर चले। अब इसी के साथ में अगर देखकर चलते हैं शिवालिक हिमालय में खनिज की दृष्टि से क्या एरिया है, तो खनिज का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है चूना पत्थर के लिए, उसका नाम है जी मंदारण। मंदारण क्षेत्र देहरादून में पड़ता है, वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऐसा ही एक क्षेत्र है यहां पर ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश भी किसके लिए प्रसिद्ध है, डोलोमाइट के लिए। तो खनिज की दृष्टि से इस क्षेत्र को देखोगे जब आप लोग, खनिज, जब इस क्षेत्र में आप लोग खनिज देखोगे तो खनिज में एक एरिया मिलेगा हमें यहां पर जे मंदारण, मंदारण, मंदारण कहे या मंदारण क्षेत्र कहे, मंदारण क्षेत्र कहे या मंदारसु भी कह सकते हैं, मंदारसु क्षेत्र कह सकते हो। मंदारण मंदारसु क्षेत्र कहां पर है, देहरादून में है, देहरादून में। किस लिए प्रसिद्ध हो रहे, चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर यहां मिल रहा है जरा, चूना पत्थर। इसी का एक एरिया हम देखकर चलेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश। ऋषिकेश किस लिए प्रसिद्ध हो रहा है, तो ऋषिकेश को जानकर चलेंगे डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, तो डोलोमाइट खनिज हम लोग जानेंगे ऋषिकेश। इसके अतिरिक्त यहां पर अगर वनस्पति देखकर चलो आप लोग, शिवालिक हिमालय की वनस्पति, वन या वनस्पति हम लोग देखें, वन या वनस्पतियां, वन या वनस्पतियों में जब आप लोग पढ़ोगे तो यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे साल, देवदार, खरसू, चीड़ आदि के वृक्ष यहां देखने को मिलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे साल वनस्पति, या यहां पर देवदार, खरसू, खरसू कह सकते हैं इस प्रकार भी, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप लोग ना, खरसू, चीड़ आदि आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे मेन पार्ट क्या पढ़ोगे इसमें, अब मेन पार्ट पर आ जाओ। कौन कौन सी नदियां पाई जाती है, कैसी पर्वत श्रेणी है, एक मेन पार्ट ये पकड़ो।
दूसरा पकड़ो, कितने जिलों में विस्तार और कौन कौन सो में है। नेक्स्ट पार्ट पकड़ो इसका जरा। ग्रीष्म तापमान वगैरह इतना इंपोर्टेंट नहीं, वर्षा ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। जलवायु इंपोर्टेंट है आगे, और इनके साथ एक ऊंचाई इंपोर्टेंट है ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उससे भी लेकर चले, जो हम लोग देखते हैं उसके बाद में बढ़ना है उस पर भी ज्यादा फोकस कहां करना है वो भी बताकर चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे, किन के बीच में है, एक ये एरिया देखना है, किन के बीच में निर्माण जो हुआ है कौन से युग में हुआ है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये नाम है सारे, ये सारे नाम है जो ये इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट, और किन के बीच में ये इंपोर्टेंट है। नाम इंपोर्टेंट, किन के बीच में ये इंपोर्टेंट है, और युग बाद में पढ़ लेना, युग ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है जो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि बात इंपोर्टेंट की है और एक ज्यादा इंपोर्टेंट की है। जब इंपोर्टेंट तैयार हो जाए फिर ज्यादा इंपोर्टेंट को हम लोग सबसे पहले ज्यादा इंपोर्टेंट को तैयार करें, उसके बाद में इंपोर्टेंट को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये क्या पढ़ा है यहाँ पर, इसे पढ़ा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हम लोगों ने यहाँ का पर देखा है, आप लोगों का कौन से नंबर का पाठ देखा, भौगोलिक विभाजन पर चौथे नंबर का पाठ देखा है। चौथे नंबर के पाठ को हम लोगों ने पूरा किया है और आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से पीछे की चीजों के अच्छे से नोट्स बनाना और तैयार करना चीजों को जरा, और आप लोग को हम लोग टारगेट देना भी स्टार्ट करेंगे जो हमारे साथ में जुड़े हैं, कि प्रत्येक दिन आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। टारगेट लगभग हम लोग ठीक ठाक से बना करके चलेंगे आप लोगों का आगे से, और पीछे कुछ बच्चों को देना स्टार्ट हो भी चुका है, तो आप लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा अलग से, जिसमें हम लोग डेली का टारगेट फिक्स कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, और अच्छे से आप लोग लेकर चले, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें बार बार, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से चीजें कंटेस्ट होगी आपकी, और पेपर में तभी ठीक कर पाएंगे हम लोग जब हम लोग कंटेस्ट लाएंगे। अन्यथा पढ़ने के बाद तो हजारों बुक पढ़ी, पढ़ तो एक दिन में पूरी बुक को दे जी, लेकिन कितना कंटेस्ट है कितना रिवाइज है डिपेंड उस पर करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।